Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. As you know, we are discussing about the nuclear physics. In nuclear physics we study about in previous lecture we study about alpha decay. Now we are study about beta decay. बीटा डिके कल के लेक्चर में हमने अल्फा डिके को स्टडी कर लिया था। आज हम बीटा डिके को स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने एक दिन में तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड प्रॉपर्टी ऑफ गामा पार्टिकल। तो अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बीटा डिके को स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं बीटा डिके क्या है। पहली बात तो देयर आर टू टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल। कितने तरह के बीटा पार्टिकल होते हैं? दो तरह के। देयर आर टू टाइप ऑफ बीटा पार्टिकल। नंबर वन, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग -1e0 या नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर टू, इसी का ही एंटी पार्टिकल, एंटी यानी कि अपोजिट, इसी का ही अपोजिट पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ये तो है तुम्हारा दूसरा है पॉजिट्रॉन, ये इसका ही अपोजिट पार्टिकल है और ये होता है 1e0 प्लस का। लगाओ चाहे मत लगाओ, इसे हम बीटा प्लस भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या चीज सेम है? मास। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, दोनों का ही मास सेम है। और क्या चीज डिफरेंट है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, जबकि पॉजिट्रॉन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। जो चीज सेम है वो है मास, और जो चीज में फर्क है वो है उनके चार्जेस में। एक पर चार्ज पॉजिटिव है और एक पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सिस्टम है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव है। अब देखिए, जैसे कोई रिएक्शन है ZX से, ठीक है। अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है -1e0, तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ तो मास तो वही रहेगा y, और नीचे एक की कमी हो रही है तो यहां Z+1। ये तुम्हारा एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन है। तो कह सकते हो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन एमिशन, जब आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, मास रिमेन अनचेंज, मास ऑफ बीटा पार्टिकल रिमेन अनचेंज। इलेक्ट्रॉन एमिशन के दौरान बीटा पार्टिकल का मास क्या रहेगा? अनचेंज, व्हाइल द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, जबकि उसके प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा रहा इलेक्ट्रॉन एमिशन। दूसरा मैंने आपसे कहा था पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन, जैसे कोई न्यूक्लियस है ZX से, अगर इससे पॉजिट्रॉन निकलता है 1e0, तो उसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसके प्रोटॉन का नंबर 1 कम हो जाता। ये सब जो मैं हिसाब किताब लगा रहा हूं वो रिएक्शन को देखते हुए लगा रहा हूं। जैसे बिफोर रिएक्शन Z है तो आफ्टर रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? Z होना चाहिए। अब ऑलरेडी यहाँ 1 है तो यहाँ Z-1 होगा, तभी तो Z आएगा। ऐसे यहाँ बिफोर रिएक्शन A है, यहाँ A रहा, यहाँ A है, ये A रहा, यहाँ पर देखिए Z है और यहाँ -1 है, तो ये Z+1 होगा।
अगर पॉजिट्रॉन एमिट होगा ड्यूरिंग द पॉजिट्रॉन एमिशन, अगर पॉजिट्रॉन एमिट होगा तो प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 1। अगर पॉजिट्रॉन एमिट होगा तो प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो जाएगा, जबकि मास नंबर क्या रहेगा आपका, अनचेंज। प्रोटॉन एमिशन के दौरान मतलब अगर पॉजिट्रॉन निकला तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर 1 कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा। अगर कुछ एक सरसरी नजर से कहो तो आप ये कह सकते हो, इफ देयर इज अ बीटा डिके, इफ देयर इज अ बीटा डिके देन mass number remain unchanged while the proton number increases or decreases by 1। अगर बीटा डिके की प्रोसेस होगी तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, जबकि प्रोटॉन नंबर 1 से कम या 1 बढ़ सकते हैं। प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस बाय 1। प्रोटॉन नंबर 1 कम या 1 ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी इलेक्ट्रॉन एमिशन और पॉजिट्रॉन एमिशन की रिएक्शन। एक बार इसे देख लीजिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे एनर्जी इन बीटा डिके। एनर्जी इन बीटा डिके। एनर्जी उसी तरीके से मास इफेक्ट की इक्विवेलेंट निकाली जाती है। आप कहेंगे सर कि बीटा डिके की प्रोसेस में मास नंबर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिर एनर्जी कैसे निकलेगी? तो बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एनर्जी इन बीटा माइनस डिके। ठीक है, तो जैसे कोई न्यूक्लियस है, ये ZX है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो यहां क्या आएगा बताओ, Z+1 ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब हमें एनर्जी निकालनी है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, बीटा डिके में जब भी हम कभी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन लेवल तक जाना होता है। आप कह रहे हैं सर कि ये क्या बात कर रहे हो, अल्फा डिके में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखो, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज, हेवी चार्ज पार्टिकल था, उसका मास प्रोटॉन के मास का भी 4 गुना था, लेकिन बीटा का मास तो खुद इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, जो अपने आप में खुद ही क्या है, बहुत कम है। बीटा का मास वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है, और प्रोटॉन के मास तो बहुत ज्यादा होता है, 4 गुना है प्रोटॉन का मास, 4 mp है। अल्फा पार्टिकल के मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना है, और बीटा का तो मास ऑलरेडी इतना कम है कि भाई आप इसकी स्टडी तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बहुत सोच समझ के मतलब आपको क्या करना होगा, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन लेवल तक बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही प्रोटॉन से बहुत हल्का होता है। ठीक है, मैं बताता हूं किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हम मास इफेक्ट निकालते हैं वो निकालते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई में से, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में से इसके मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए, तो मास ऑफ ZX से, ठीक है, मास ऑफ ZX से हो गया, और इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुम्हें न्यूक्लियस का मास निकालना होगा तो एटम के मास में से आपको किसके मास को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन के मास को। तो Zne इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, माइनस
इसका मास क्या होगा? मास ऑफ Z+1/a। और इसमें से कितने, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन Z+1 प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? Z+1 Me। कितने इलेक्ट्रॉनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये तो केवल ये वाला साइड हुआ, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई में से डॉटर न्यूक्लियाई के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे पहले हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन लेवल तक बात नहीं करते थे, और इलेक्ट्रॉन के नंबर का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, माइनस M। ठीक, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, मास तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। ठीक है, आपने माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया, और सॉल्व करो इनटू c²। आप एनर्जी निकाल रहे हैं ना, एनर्जी को Q से लिखते हैं यहां पर। आप बिल्कुल सही करके लिखिएगा, मास ऑफ ZXA माइनस के ZMe माइनस के मास ऑफ Z+1/a। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस Z+1 Me माइनस Me c²। और सॉल्व करो, मास ऑफ ZXA माइनस के ZMe माइनस के मास ऑफ Z+1/a, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के ZMe प्लस के Me माइनस के Me इंटू c²। कुछ कट रहा है? ये देखो, और ये भी गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको? Q इक्वल्स टू मास ऑफ ZXA माइनस के मास ऑफ Z+1/a, और रिजल्ट के एंड में क्या आएगा? c²। ये आंसर आएगा। और अगर तुम जनरली करते ना सामान्य, तो तुम क्या करते? मास ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ Z+1/a माइनस Me, जो गलत होता। बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लो। और आप जानते हैं कि 1U किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो Q बराबर हो जाएगा मास ऑफ ZXA माइनस के मास ऑफ Z+1/a इंटू क्या आएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आपका इसमें आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार आप इसको ढंग से देख लो, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से आपका मैं एनर्जी इन बीटा प्लस डीके समझाने वाला हूं। ढंग से देखिए इसको आप। ठीक है, आइए अब मुझे बताना है एनर्जी इन बीटा प्लस डीके। बहुत आराम से, शांति से, बिल्कुल दिमाग को शांत रखते हुए इसको सीखिए। एनर्जी इन बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो ZXA ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकला 1E0, ठीक है, तो यहां एक की कमी होगी Z-1/a। तो एनर्जी निकालेंगे। आइए, मास ऑफ ZXA, कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? Z प्रोटॉन है, तो
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस के जेड एम ई, ठीक है, माइनस मास ऑफ जेड माइनस वन वाई ई। और कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस के जेड माइनस वन एम ई। तो ये वाला हो गया, और माइनस एम ई इंटू क्या आएगा? सी स्क्वायर। तो Q बराबर क्या आया बताओ? मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस जेड एम ई माइनस मास ऑफ जेड माइनस वन वाई ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस जेड माइनस वन एम ई माइनस एम ई इंटू क्या आएगा? सी स्क्वायर। और सॉल्व करो, मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस जेड एम ई माइनस मास ऑफ जेड माइनस वन वाई ए, और यहां कर देंगे प्लस के जेड एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है? जेड एम ई से जेड एम ई, तो Q कितना निकला? Q बराबर मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस के मास ऑफ जेड माइनस वन वाई ए, और माइनस के 2me, और जो भी आंसर आया सी स्क्वायर, और एंड में इसको फाइनली अपन क्या लिख देंगे? मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस के मास ऑफ जेड माइनस वन वाई ए माइनस 2me, और आंसर आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पिछला वाला जो इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ा था वहां कुछ नहीं आया था। और देखो अगर इसको तुम जनरली करते तो मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस मास ऑफ जेड माइनस वाई ए और माइनस एम ई और लिख देते। मैं गारंटीड कह रहा हूं कि इस बात को आपको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे आता है। इसको बहुत डिटेल से मैंने स्टडी किया है इसके बारे में। तो आप कह सकते हैं कि अगर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो खाली कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। पेरेंट में से डॉटर को घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए और 931 का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, एक बार आप इसको देख लीजिए। चलिए अब बात चलती है इसके स्पेक्ट्रम की। तो आपको पता है बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कंटिन्यूअस। इस तरह का स्पेक्ट्रम आता है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है K मैक्सिमम, और ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल है। ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ ये शो करता है कि ऐसे बीटा पार्टिकल्स के नंबर बहुत कम होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत
बहुत ज्यादा हो। आई थिंक इसको उल्टा बना दिया मैंने। ये K मैक्सिमम है और ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी ऐसे बीटा पार्टिकल के नंबर्स बहुत कम होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे बीटा पार्टिकल भी बहुत कम होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। हाँ, मिड सेगमेंट वाले बीटा पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे। ये इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम है, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल। एक बार देख लेते हैं, श्योर हो जाते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, सेम यही है। ठीक है, अब बात चलती है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। देखिए सर, बीटा पार्टिकल की फंडामेंटल रिएक्शन है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन। जैसे 1p1 है, अगर न्यूट्रॉन बनेगा 0n1 तो आपका क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा। ये है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ऐसा नहीं होता। और दूसरा है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन। प्रोटॉन हो जाएगा 1p1 माइनस 1e0। ये है आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन। देखने को आपको ये दोनों रिएक्शन सही लग रही होंगी, बट मैं आपको बता रहा हूं इनमें गलती है थोड़ी सी। गलती क्या है, बीटा डिके में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता ये। यानी मैं आपको बता दूं, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, इन सब का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है प्लस माइनस h/4 पाई। बीटा डिके की प्रोसेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन होता है। वायलेशन मतलब वो फॉलो नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो, सबका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है प्लस माइनस h/4 पाई। तो बिफोर रिएक्शन हो गया प्लस माइनस h/4 पाई और आफ्टर रिएक्शन होगा प्लस माइनस h/4 पाई और फिर प्लस माइनस h/4 पाई। तो अगर आप ऐड करेंगे तो बिफोर रिएक्शन या तो ये प्लस माइनस h/4 पाई हो, या तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड हुए तो प्लस माइनस h/2 पाई और सब्ट्रैक्ट हुए तो 0 हुए। तो क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं। बीटा डिके की प्रोसेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ का वायलेशन होता है। बिफोर रिएक्शन प्लस माइनस h/4 पाई और आफ्टर रिएक्शन या तो प्लस माइनस h/2 पाई होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर ये फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उस समय एक साइंटिस्ट थे पाउली, उन्होंने कहा कि बीटा डिके की प्रोसेस के समय एक और पार्टिकल निकलता है। ड्यूरिंग द बीटा डिके प्रोसेस देयर इज अनदर पार्टिकल एमिटेड। एक और पार्टिकल निकलता है जिसका ना तो कोई मास है, रेस्ट मास 0 है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। उसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रिनो। क्या नाम रखा? न्यूट्रिनो, जो मैंने ऊपर लिखा है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो न्यूट्रिनो बोला उन्होंने कि एक पार्टिकल और निकला जिसका नाम क्या रखा? न्यूट्रिनो। लेकिन इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है प्लस माइनस h/4 पाई। पॉली ने ये बताया कि बीटा डिके की प्रोसेस में खाली इससे काम नहीं चलेगा, बीटा पार्टिकल के साथ एक और न्यूट्रल पार्टिकल निकलेगा जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रिनो। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे पॉजिट्रॉन निकलता है, तो उसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है प्लस माइनस h/4 पाई। अब बिफोर रिएक्शन होगा प्लस माइनस h/4 पाई, अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? प्लस माइनस h/4 पाई, प्लस माइनस h/4 पाई और प्लस माइनस h/4 पाई।
अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस 3h/4 पाई, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्लस माइनस h/4 पाई। यानी कि इस कंडीशन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का तो फिर भी फॉलो हो रहा है भाई। रिएक्शन से पहले h/4 पाई प्लस माइनस, रिएक्शन के बाद इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, जैसे यह प्लस माइनस h/4 पाई, प्लस माइनस h/4 पाई और प्लस माइनस h/4 पाई, तो या तो ये आएगा कितना 3h/4 पाई, या फिर ये आएगा क्या प्लस माइनस h/4 पाई। या तो ये तीनों जुड़ जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो दो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचा रहेगा। तो बताइए अब तो फिर भी फॉलो हो रहा है, एक तो मिल रहा है कम से कम। तो ये बताया गया कि अगर कभी भी पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये है सिस्टम, समझ गए आप? ये सिस्टम। आइए तो अब तक जितनी भी बीटा डिके की प्रोसेस पढ़ी है आपने, सब में आपको अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन एमिशन में कोई न्यूक्लियस है ZXA, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा -1e0 प्लस, तो यहां क्या आएगा Z+1YA। अब इलेक्ट्रॉन, या पहले आपको बीटा प्लस निकाल देता हूं, मैं पॉजिट्रॉन निकाल देते हैं, Z-1Y और ये न्यूट्रिनो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 11Na22, अगर इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल गया तो, इसमें से अगर एक पॉजिट्रॉन निकल गया तो यहां क्या बचेगा बताओ, Z-1 यानी 10, और 10 नंबर पे आता है Ne, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, और इसके साथ ये तो बीटा प्लस एमिशन था। अगला है बीटा माइनस एमिशन। जैसे ये ZXA एक न्यूक्लियस था, ठीक, और उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Z+1YA एंटी न्यूट्रिनो, है ना। एक रिएक्शन कराता हूं आपको, देखिए 15p32, अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला -1e0, तो ये बनेगा आपका 16, फिर सल्फर होता है 32। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि कभी अगर पॉजिट्रॉन निकालो तो न्यूट्रिनो जरूर लगाना, और कभी अगर इलेक्ट्रॉन निकालो तो एंटी न्यूट्रिनो जरूर लगाना। हालांकि इससे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट रिएक्शन गलत मानी जाती है अगर आप न्यूट्रिनो नहीं लगाते हैं। इसलिए आपको न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को पढ़ाया गया है, समझ रहे हैं? आइए इसके बाद हम एक और छोटी सी रिएक्शन उसको और देखते हैं। ये भी बीटा डिके है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या कहते हैं इसको अपन? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें जो पहले एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है और फिर डिके होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है ZXA, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा -1e0, और फिर क्या बन जाएगा ये, यहां पे देखेंगे तो Z-1YA, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन यहां से अगर न्यूट्रिनो यहां जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूट्रिनो। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर यानी एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर बनता है आपका दूसरा पार्टिकल। और इसमें याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, लेकिन वो उधर साइड जाने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ये है सिस्टम आपका, ठीक है।
तो ये रिएक्शंस थी बीटा डीके से संबंधित, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा भी है। रिलेटेड नोट्स भी मैं पोस्ट करूंगा और इसको अच्छी तरीके से आप स्टडी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।